हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस में जो है देखो, सबसे पहली जो डेफिनेशन आपको दे रखी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंस इज़ द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जो ये अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ये क्या कहती है कि इंटेलिजेंस एक ऐसी पावर है जिसमें हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है, समझते हैं चीज़ों को, लर्न करते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और जानते हैं चीज़ों को, ठीक है। जो भी पर्सन परसीव कर सकता है, लर्न कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और जान सकता है किसी भी चीज़ के बारे में, कि वो पर्सन क्या है, इंटेलिजेंट है। देन उसके बाद आ जाता है आपको एल्फ्रेड बीने। एल्फ्रेड बीने के बारे में क्या कह रहे हैं, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है। ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिसने क्या किया है, इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क किया है। ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, ठीक है। अब देखो ये अपने डेफिनेशन के अंदर क्या बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, जज वेल, ठीक है, अंडरस्टैंड वेल, और क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से, और तीसरा आ जाएगा रीज़न वेल, ठीक है। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो आपको क्या बता रही थी कि जस्ट परसीव करना, नोइंग करना, लर्निंग करना, अंडरस्टैंड करना, जो ये कर सकता है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। एल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट, एक तो ये फर्स्ट पर्सन था जिसने क्या है, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिसने क्या है, इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क किया है। दूसरा इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ये 3 वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। देन इसके बाद आ जाता है आपको वेस्लर। वेस्लर, आप देखो ये साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं इंटेलिजेंस के बारे में, कह रहे हैं इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक पर्सन की क्या है, सारी की सारी जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब कि काफ़ी सारी एबिलिटी होती हैं एक ही पर्सन के अंदर, वो सारी की सारी एग्रीगेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली। और फिर क्या है, कोई भी काम या कोई भी टास्क उनके सामने होता है तो वो रैशनल तरीके से सोचते हैं और फिर उस एक्ट को बहुत पर्पसफुली करते हैं, मतलब कोई पर्पस होता है उस एक्ट को करने के पीछे, ऐसे ही नहीं कुछ भी काम करते रहेंगे, ठीक है। जो भी काम करेंगे बहुत पर्पसफुली करेंगे, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उसके बारे में रैशनल तरीके से सोचेंगे, फिर उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज हर एनवायरनमेंट। और क्या है, वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से डील भी करता है पर्सन, ठीक है। तो ये डिफाइन किया इंटेलिजेंस को वेस्लर ने। इसके बाद आपको एक और आ जाएंगे यहाँ पे, इनका नेम है गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, ठीक है, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। ये अपने व्यू पॉइंट देते हुए कहते हैं कि सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंस इंडिविजुअल नॉट ओनली अडप्ट टू द एनवायरनमेंट। जो इंटेलिजेंट बंदा है ना, वो कल्ला एनवायरनमेंट को अडप्ट ही नहीं करता। हम कह देते हैं ना कि ये पर्सन हर एक एनवायरनमेंट के अंदर जाके ढल जाता है, ठीक है। तो ये बात कही है कि नॉट ओनली अडप्ट टू द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में जाके सिर्फ ढलता ही नहीं है, बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाई और शेप्स इट। वो अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को ढाल सकता है, शेप अप कर सकता है, जैसा वो चाहता है वो वैसा एनवायरनमेंट बना सकता है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, मतलब कि इंटेलिजेंस पर्सन वो है कि जो हर एक सिचुएशन के अंदर जाके ढलता ही नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन को ही चेंज करके रख देता है अपना दिमाग लगा के, ठीक है। तो ये हो गया आपका गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग का मतलब कि डेफिनेशन, ठीक है। देन आप उसके बाद आपको स्टार्ट हो जाती है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर आपको जितनी भी थ्योरीज है वो 2 अप्रोचेज़ के अंदर डिवाइड हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखो दोनों अप्रोचेज़ के अंदर डिवाइड होने के बाद जो है, एक बन जाती है साइकोमेट्रिक अप्रोच, दूसरी बन जाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। अब साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या कह रही है, इसके अंदर देखो आपको ये बताया गया है कि द साइकोमेट्रिक अप्रोच कंसीडर इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़, ठीक है। अब इसमें क्या है, कह रहे हैं कि जो साइकोमेट्रिक वाली अप्रोच है कि सारी की सारी इंटेलिजेंस, एक ही बंदा देखो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इंटेलिजेंस तो हो सकता है, ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा, लिखने में भी अच्छा है, डांस में भी अच्छा है, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो अच्छा है, तो वो सारी की सारी जो उसके अंदर एबिलिटीज़ पड़ी हो जाती है वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ अ सिंगल इंडेक्स, ठीक है। जो उसके अंदर सारी एबिलिटीज़ होती हैं वो एक सिंगल इंडेक्स के रूप में क्या है, काम करती हैं, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जितनी भी उसकी दिमाग की एबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या है, एक सिंगल इंडेक्स के रूप में काम करती है,
ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें क्या आ जाएगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस पीपल यूज इन इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें बंदा क्या करता है, इसमें जो है इंटेलेक्चुअल रीजनिंग करता है, बंदा सोचता है, समझता है अच्छे से, प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करता है, ठीक है। द मेजर फोकस ऑफ दिस अप्रोच इन इज़ ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट। इसमें ये देखा जाता है कि एक पर्सन के दिमाग में जब कोई बात आ गई है तो उसको वो परफॉर्म किस तरीके से करता है, मतलब उसके माइंड की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो इस अप्रोच के अंदर आ जाता है, ठीक है। रैदर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ये जस्ट इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करता है, ये देखता है कि पर्सन का जो दिमाग है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे वो वर्क को परफॉर्म करता है, वो इसमें देखा जाता है, ठीक है। और इसमें जस्ट क्या है, इसमें ये बताया गया है कि सारी एबिलिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और एक सिंगल इंडेक्स के रूप में काम करती हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस को डिफाइन कर दिया गया है। अब इसके बाद आपकी थ्योरीज स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली जो थ्योरी है उसका नेम है यूनी फैक्टर या फिर वन फैक्टर थ्योरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जो अभी आपको बताया कि इंटेलिजेंस में जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन दी अल्फ्रेड बिने ने, जज वेल, अंडरस्टैंड वेल और रीजन वेल। ये पर्सन अब यहाँ पे क्या है, यूनिफैक्टर थ्योरी दे रहे हैं। ये कहते हैं कि अल्फ्रेड बिने वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़, कह रहे हैं कि पर्सन के अंदर क्या है, एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ होता है विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है एक पर्सन के अंदर, जिसमें वो हर एक टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको सेम तरीके से सॉल्व करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा इंटेलिजेंट है तो वो सभी चीज़ों में इंटेलिजेंट होगा, अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो किसी भी चीज़ में इंटेलिजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर बंदा क्या है, इसमें देखो, अगर मैथ में इंटेलिजेंट है तो इसका कहने का क्या मतलब है कि वो, अगर उसको सोशल साइंस पढ़ा दी जाए या पंजाबी पढ़ा दी जाए या ठीक है इंग्लिश पढ़ा दी जाए तो वो सभी को सेम वे से ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, जैसे मैथ में हमें अलग टाइप से इंटेलिजेंस चाहिए, इंग्लिश का कोई बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट होता है, कोई सोशल साइंस में इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें कि जो बंदा एक चीज़ में इंटेलिजेंट है वो सब में इंटेलिजेंट होगा, अगर एक चीज़ में नहीं है तो वो किसी में भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि कुछ एक बच्चे किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं रैदर देन अदर एबिलिटीज़ या अदर एक्टिविटीज़। देन उसके बाद आ जाएगा आपको टू फैक्टर थ्योरी। इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये जो बंदा है ये अल्फ्रेड बिने है जी सही नहीं कह रहा है, ठीक है। तो टू फैक्टर थ्योरीज आती है। अब ये टू फैक्टर थ्योरी जो है ये किसकी है, ये 1927 के अंदर चार्ल्स स्पीयरमैन लेकर आते हैं, ठीक है। और इस थ्योरी के बारे में बताते हैं कि हर एक पर्सन के अंदर दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। कितने फैक्टर हैं, टू फैक्टर्स होते हैं। एक होता है जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर आपका, ठीक है। पहला क्या बता रहे हैं आपको, जी फैक्टर, दूसरा है आपका एस फैक्टर। अब देखो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कह रहे हैं कि जी फैक्टर, एक तो होता है हर एक पर्सन के अंदर जी फैक्टर, मतलब जर्नल फैक्टर। इसका क्या मतलब है कि हर एक पर्सन उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाता है। मेंटल ऑपरेशन विच आर कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस, इसमें क्या है, हर एक टाइप की परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हो, जैसे खाना, उठना, बैठना, ठीक है, चलना फिरना, घूमना, बात करना, ये सब सारे पर्सन कर पाते हैं। तो इसके पीछे कौन सा इंटेलिजेंस होता है, जी फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सभी पर्सन कर पाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल के जाना है तो हर कोई चल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी फैक्टर। फिर आएगा एस फैक्टर। कुछ एक पर्सन के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, स्पेसिफिक एबिलिटी होती है विच अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। इसके अंदर क्या है, बंदा जो एक रिस्पेक्टिव डोमेन के अंदर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपने देखा कि कोई बेस्ट लेवल का प्लेयर बन गया, कोई बेस्ट लेवल का सिंगर बन जाता है, ठीक है। या क्लास के अंदर कोई एक बच्चा जो एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो क्या है कि एक एस फैक्टर भी होता है इंसान के अंदर, ठीक है, जो कि उसको एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ऊपर तक लेकर जाता है, ठीक है। अगर कोई बेस्ट लेवल का प्लेयर बन गया, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वो स्पेसिफिक फैक्टर पड़ा है, ठीक है। जनरल फैक्टर तो होगा ही, बट उसके अंदर एक स्पेसिफिक फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो जो चार्ल्स स्पीयरमैन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कभी भी कि अगर एक में बंदा इंटेलिजेंट है तो सारी चीज़ों में इंटेलिजेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि बंदे के अंदर दो फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जर्नल में सभी चीज़ें परफॉर्म कर लेता है, एस फैक्टर मतलब किसी एक चीज़ के अंदर जो बंदा बहुत ही अच्छा होगा। देन इसके बाद आ जाती है आपको नेक्स्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी आपकी क्या कह रही है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है। ये लुइस थर्स्टन ने दिया आपको थ्योरी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 7 तरह की एबिलिटीज़ होती हैं ह्यूमन बीइंग में, 7 तरह की एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये है कि ये सातों में से कोई एक किसी एक के अंदर ज़्यादा होती है,
ठीक है। जैसे कोई वर्बल इंटेलिजेंस किसी के अंदर ज़्यादा होती है, होती सारी हैं, बट ये है कि कोई किसी के अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है। वर्बल के अंदर क्या है कि वर्ड्स को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएगा वो पर्सन, ठीक है। कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छे से क्लियर होते हैं उसको, उसके अंदर आइडियाज़ जो भी आते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। न्यूमेरिकल के अंदर आ जाएगा कि इसमें जो न्यूमेरिकल स्पीड होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और एक्यूरेट जो है, आपको जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम है तो एक्यूरेट सोल्व करके दिखा देते हैं साथ के साथ। स्पेशियल में आएगी जगह से रिलेटेड, ठीक है। विजुअलाइजिंग पैटर्न एंड फॉर्म्स, मतलब कि क्या है, विजुअलाइज करके चीज़ों को बहुत अच्छे से उसी पैटर्न के अंदर याद रख पाना, ठीक है। जैसे कि आप बहुत साल पहले 25-30 साल पहले किसी गांव के अंदर से निकले थे, उसकी गलियां जो है आज भी आपके माइंड में ऐसे ही पड़ी हैं, तो मतलब आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाएगा आपको प्रिसेप्चुअल। प्रिसेप्चुअल में क्या आएगा, हाई स्पीड इन परसीविंग डिटेल। इसमें जो है कोई भी डिटेल जो है आपका माइंड बहुत जल्दी से क्या है, परसीव कर लेता है। हाई स्पीड होती है डिटेल को परसीव करने की, परसीव का मतलब है समझने की। फिर है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी में क्या आएगा, यूजिंग वर्ड फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जो एक वर्ड से या एक वे से किसी को बात नहीं समझा पा रहे, तो वो अपना जो वे है उसको चेंज कर लेते हैं, अपने शब्दों को चेंज करके बड़े अच्छे से समझा पाते हैं सामने वाले को। उनकी वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, पकड़ होती है, ठीक है। अगर कोई हार्ड वर्ड लगा लो, किसी ने पहले यूज़ कर लिया, किसी को समझाया, सामने वाले का रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि समझ में नहीं आई उसको बात, तो फटाफट से वर्ड चेंज करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे। वर्ड फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पत्रकार आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा मेमोरी। मेमोरी में क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको कुछ भी चीज़ पूछो, वो चुटकियों के अंदर क्या करते हैं, मतलब कि रिकॉल करके उनके माइंड के अंदर, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, ठीक है, कि एकदम से उनकी मेमोरी के अंदर वो जो चीज़ है वो रिकॉल हो जाती है, एकदम से उनको इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है, फटाफट से वही एक्यूरेट आंसर भी दे देते हैं, ठीक है। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है। फिर आ जाएगा आपको इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या आ जाएगा, इसमें देखो इसमें जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। इसमें क्या, जितने भी जो फैक्टर होते हैं उनको सबको इकट्ठा करके, ठीक है, उनको रीज़न दे देना, कि सारी बात के ऊपर फोकस करके और लास्ट के अंदर डिसीजन दे देना, रीज़न निकाल देना कि ये ऐसा इसलिए हुआ था, ठीक है। कोई भी बात होगी उसके सारे फैक्टर चेक किए और बाद में क्या है, उसका रीज़न बता दिया कि इस रीज़न की वजह से ये जो प्रॉब्लम है सारी क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है कुछ लोगों के अंदर। देन इसके बाद आ जाता है बहुत ही अच्छा ये हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्थर जेनसन ने ये जो है मॉडल दिया है, ये कहते हैं कि 2 टाइप के लेवल होते हैं, ठीक है, कि 2 टाइप के इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। एक होती है लेवल 1, दूसरी होती है लेवल 2। लेवल 1 को इन्होंने बताया एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं इसको, लेवल 2 को कहते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब क्या है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। रोट मेमोरी, अब इसके अंदर क्या है कि रोट मेमोरी का मतलब होता है रट्टा लगाना। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं ना वो रट्टा लगा के चलते हैं, ठीक है। इसमें जो आउटपुट होती है वो इनपुट के बराबर ही होती है, मतलब वो उसने मतलब एक पेज है, ठीक है, इस पेज को क्या है, रट्टा मार लिया, ठीक है, और इस पेज को हूबहू बिल्कुल सेम इसी तरीके से पेपर के अंदर उतार दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसने जो चीज़ें याद की थी, ठीक है, जो उसकी मतलब इनपुट थी वो आउटपुट के इज इक्वल ही रही है, बराबर ही रही है, ठीक है। उसकी नॉलेज में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, उसको बोलेंगे रोट मेमोरी, ठीक है। लेवल 1 को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग, मतलब वो चीज़ों को जोड़ जोड़ के इसके बाद ये शब्द आएगा, इसके बाद ये शब्द आएगा, इस तरीके से एसोसिएट करके रट्टा मार लेता है चीज़ों का। फिर आ जाएगा लेवल 2। लेवल 2 में क्या है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि कॉग्निटिव, इसमें दिमाग लगाएगा वो, ठीक है। आउटपुट इज मोर देन इनपुट ऑल्सो मोर, कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, मान लो उसने कोई चीज़ याद करी है किसी बच्चे ने, ठीक है, उसको याद करने के बाद जब पेपर के अंदर उसको परफॉर्म कर रहा है तो उसमें अपनी तरफ से उसने बहुत कुछ डाला है, मतलब कि उस पेपर के अंदर जान डाल दी उसने, क्रिएटिव करके टीचर को पेपर वापस दिया, उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं अपनी तरफ से पुट किए क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, ठीक है। तो वो किस में आएंगे, लेवल 2 के अंदर आ जाएगी ये, ठीक है। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस लेवल 1 और लेवल 2, इसमें रट्टा मारने, इसमें सोच समझ के याद करने वाले बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडल आपको किसने दिया, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, आर्थर जेनसन ने, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसका है, जेपी गिलफोर्ड का है, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड ने ये जो मॉडल है आपको कब दिया, 1988 में दिया है। अब ये कहते हैं कि 3 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। जब इंटेलिजेंस जो है
जो मतलब काम करता है, ठीक है। तो उसके पीछे जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे देखो यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया, आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच पढ़ लिया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच भी है ना, तो मतलब 2 के अंडर सारी की सारी थ्योरीज आ जाती है। अब इसमें देखो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करती है, तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि 3 डायमेंशन होते हैं इंटेलिजेंस के, और इनके अंदर टोटल 180 सेल्स होते हैं, 180 सेल्स होते हैं, मतलब कि क्या है, 180 टाइप की इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब इनको जो इन्होंने बताया, ये यहाँ पे देखो, इसमें 6 टर्म होती हैं, ठीक है। फिर इसमें कितनी आ जाएंगी, आपकी 5 आ जाएंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, आपकी 6 आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी मतलब कोई भी चैलेंज या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले होता है ऑपरेशन, फिर होता है उसके बाद कंटेंट देखते हैं हम, तीसरे में आता है प्रोडक्ट। अब देखो ऑपरेशन में क्या होता है, व्हाट रिस्पोंडेंट डज, जब हमारे सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो रिस्पोंडेंट क्या करेगा, मतलब हम क्या करेंगे जब हमारे सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो 6 टर्म्स को यूज़ करते हैं इसमें। सबसे पहला आ जाएगा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या है, हम उसके अंदर दिमाग लगाएंगे, ठीक है, कि हमें क्या मतलब कि सुनाई दिया है या क्या दिखाई दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉग्निटिव, अपना दिमाग लगाएंगे। फिर है मेमोरी, फिर वो बात हमारी मेमोरी में जाएगी। फिर है रिटेंशन, हम अपनी मेमोरी में उस बात को रोक के रखेंगे, ठीक है। फिर डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट के अंदर क्या है कि हम उसके बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। काफ़ी जगह पे हम जो है उस प्रॉब्लम को लेके दिमाग लगाएंगे, ठीक है। सारी जगह पे दिमाग लगाने के बाद एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम निकालेंगे कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिर्फ एक मतलब रीज़न को मेन मान लेना कि इस रीज़न की वजह से ये हुआ था। पहले काफ़ी सारे रीज़न ढूंढ लिए, लास्ट में क्या है, एक रीज़न बना लोगे उसका। फिर है इवैल्यूएशन, फिर उसको इवैल्यूएशन कर दोगे, उसको इवैल्यूएट कर दोगे, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है। तो यहाँ पे आ गया आपका व्हाट रिस्पोंडेंट में 6 टर्म्स आ गई। फिर आएगा नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर ये जो यहाँ पे आपके पास जो वो इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें अपना दिमाग लगाया, वो किस फॉर्म में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिम्बॉलिक, क्या वो सिंबल के वे में आपके पास आई है, विजुअल देख के आई है, या ऑडियोटरी आपने सुन के वो इन्फॉर्मेशन ली है। बिहेवियर, किसी का बिहेव ऐसा हुआ है, मतलब कोई आपसे नाराज़ है या गुस्सा है, तब आपको ऐसे पता चला उसका बिहेवियर देख के। और फिर आ जाएगा सिमेंटिक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसमें 5 जो है आपको टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। देन आपको आ जाता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों को यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट क्या बना है, ठीक है। तो जो भी बात हो चुकी है उसके बाद प्रोडक्ट क्या आया आपके पास इन दोनों को करने के बाद परफॉर्म। फिर है फ्रॉम इन विच इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है आप अपने दिमाग में उसको स्टोर करके रख लेते हो। 6 टर्म्स इसके अंदर आ गई, ठीक है। आप उस चीज़ को यूनिट के फॉर्म में रख रहे हो या क्लासेस के फॉर्म में रख रहे हो। जैसे सपोज कि आपने कोई क्या है एक कलर के बारे में सीखा है न्यू, या फिर ऐसे लगा लो कि कोई एक मतलब कि क्या है, चेयर है, ये चेयर है, ठीक है। बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल की है कि पता नहीं चल रहा है फर्स्ट टाइम देखने के बाद ये चेयर है, ये क्या चीज़ है, बड़ी स्टाइलिश सी बनी हुई है। तो जब आपको पता चल गया कि ये चेयर है, तो उसको आप क्या करोगे, एक क्लासेस की फॉर्म, एक क्लास में रख दोगे। एक क्लास के आपके माइंड के अंदर एक फर्नीचर की एक क्लास बनी हुई है, ठीक है, कि उसके अंदर सारा फर्नीचर आपके माइंड के अंदर स्टोर है कि ये चीज़ें सारी फर्नीचर में आती हैं, ठीक है। तो आप उसको, जो आपने न्यू चीज़ देखी है, आप उसको इस कैटेगरी के अंदर जाके अपने दिमाग में स्टोर कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने माइंड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है आप उसको यूनिट के वे में, क्लासेस के वे में, रिलेशन के वे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर देखो सिस्टम के अंदर या फिर उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करके उस नॉलेज को अपने माइंड के अंदर डाल रहे हो, इम्प्लीकेशन, ठीक है। और फिर आप उसको बाद में क्या है इम्प्लीकेट भी कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर 6 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपका 6 × 5 × 6 180 सेल की 180 टाइप की क्या है आपके पास इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। देन इसके बाद आपको आ जाता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या है कि काफ़ी सारी टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं, ठीक है। इसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है आपको। हॉवर्ड गार्डनर ने ये जो है थ्योरी आपको दी है। हॉवर्ड गार्डनर जो है आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि मल्टीपल डायमेंशन होती है, मतलब काफ़ी टाइप के इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है लॉजिकल मैथमेटिकल। नाम से ही पता चल रहा है जो बच्चे मैथ में इंटेलिजेंट होंगे उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, लॉजिकल मैथमेटिकल। पीपल एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड कैन मैनिपुलेट सिम्बल्स टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब आपके सामने कोई मैथ का सम है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आपके सामने जो भी डिजिट दे रखी है आप उसको मैनिपुलेट कर करके देखते हो, कभी किसी के साथ डिवाइड कर लिया, कभी मल्टीप्लाई कर लिया, तो मैनिपुलेट कर करके आप उस आंसर को हल कर देते हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है मैथमेटिशियन आ जाएंगे सारे के सारे, आर्यभट्टा जी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है
कि इनके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा थी। फिर आ जाएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज, जो बंदे लैंग्वेज को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर आ जाएंगे इसमें, शेक्सपियर एंड रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स, इसमें बंदा जो है बहुत सेंसिटिव होता है रिदम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसको अगर कोई बर्ड्स की भी आवाज़ आ रही है तो बर्ड्स की आवाज़ से भी क्या करेगा, कोई न्यू रिदम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके आ जाएंगे AR रहमान आ जाएंगे, ठीक है, जो कि क्या है, म्यूजिक को कंपोज करते हैं। फिर आ जाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये क्या होते हैं, सेंसिटिविटी टू अदर बिहेवियर, मोटिव्स एंड फीलिंग, दूसरों के बिहेवियर के लिए, मोटिव्स के लिए और फीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब दूसरों की दुख तकलीफ बिहेवियर को बहुत अच्छे से क्या है फील कर पाते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, काउंसलर आ जाएंगे और सोशल वर्कर आ जाएंगे, जो दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं। ये हो जाएगा आपका इंटरपर्सनल और ये हो जाएगा आपका इंट्रापर्सनल। अब कई बार जो है इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद क्या आ जाएगा, इंट्रापर्सनल में होता है खुद के बारे में, बंदा अवेयर होता है, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग मोटिव एंड स्ट्रेंथ, खुद की फीलिंग्स मोटिव स्ट्रेंथ के लिए, अपनी लिमिटेशंस के लिए क्या होता है, बंदा बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर होता है अपने बारे में, ठीक है। इसमें सारे फिलोसफर आ जाएंगे, स्पिरिचुअल लीडर आ जाएंगे, जो धार्मिक गुरु वगैरह होते हैं, क्योंकि वो पहले खुद अपने ऊपर फोकस करते हैं, ज्ञान मिलने के बाद ही दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल कुछ लोगों में ज़्यादा होती है। फिर आ जाएगा आपको स्पेशियल। स्पेशियल में क्या आ जाएगा, ऐसे पर्सन जो क्या है, ट्रांसफॉर्म मेंटल इमेजेस एंड पैटर्न। इसमें क्या है कि एक चीज़ को देख लिया, सेम उसी को उसी वे के अंदर उतार दिया। जैसे कि इसके अंदर पायलट्स आ जाएंगे, ठीक है, कि वो देखो ऊपर जो है कोई रास्ता नहीं बना हुआ है आसमान के अंदर, फिर भी वो क्या है डायरेक्शन को याद रख रहे हैं। सेलर्स आ गए, जो छोटी छोटी नाव चलाने वाले हैं, समुद्र में जाते हैं, वहाँ कोई रास्ता नहीं बना, उस रास्ते को याद रखते हैं। पेंटर्स आ गए, ठीक है, कुछ भी चीज़ देखी है उन्होंने हूबहू वो पेंटिंग के अंदर उतार देते हैं, तो इनमें स्पेशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। फिर है बॉडली काइनेस्थेटिक। बॉडली काइनेस्थेटिक के अंदर क्या आ जाएगा आपको, कि एबिलिटी टू यूज़ होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और क्रिएटिवली क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मतलब फ्लेक्सिबल वे के अंदर मूव कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे जिमनास्ट आ जाएंगे, एथलीट्स आ जाएंगे और डांसर्स आ जाएंगे। इनके अंदर क्या है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बोर्ड के एग्जाम के अंदर कई बार ये फिलअप में भी पूछ लेते हैं कि अगर कोई एथलीट है, बहुत अच्छा एथलीट है, बेस्ट लेवल का एथलीट है, तो बताओ उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, तो उसमें बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा आपको नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक के अंदर क्या है, जो नेचर से प्यार करते हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या आ जाएंगे, आपके फार्मर्स आ जाएंगे, बोटेनिस्ट आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, जो कि पेड़ पौधों वगैरह पे जो है एक तरह से स्टडी वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके ऊपर जो है नेचुरलिस्टिक के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह की तरीके से आपकी जो है 8 जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाली थ्योरी भी हॉवर्ड गार्डनर की, कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस है, कोई किसी चीज़ के अंदर इंटेलिजेंट है, कोई किसी चीज़ के अंदर इंटेलिजेंट है, ठीक है। और आपको बाकायदा इसमें एग्जाम्पल देके बताया भी गया है, जैसे आर्यभट्ट है, शेक्सपियर है, यहाँ पे AR रहमान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता दिया गया है कि किसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है और कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।